हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी का सैम्पल पेपर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का चयन कर लगभग 200 वर्ड का एक रचनात्मक लेख लिखना है। तो आपको ये जो 200 वर्ड की जगह यहाँ पे तुम्हें 120 से 150 के बीच में आएगा आपको, ठीक है ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रातःकाल योग करते लोग, दुर्घटना से देर भली, जिन्हें जल्दी थी वे चल गए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें जब भी आप लेख लिखते हैं तो यहाँ जो आएगी पहले भूमिका होगी। तो भूमिका में कैसे लिखेंगे हम, प्रातःकाल योग करते लोग, संसार का हर व्यक्ति सदैव सुखी रहकर दीर्घजीवी बनना चाहता है। केवल पौष्टिक भोजन करके मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। अच्छे मकान व शान शौकत से रहकर मानव सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख व आनंद किसी भी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं होते, वे तो अपने हृदय से ही प्राप्त किए जाते हैं या किया जा सकते हैं। शरीर स्वस्थ ना रहने से मन अशांत रहता है। मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। सर्व संपन्न रहते हुए भी अस्वस्थ शरीर से कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर के लिए योग अत्यावश्यक है। जिस प्रकार मशीन को चलने के लिए कल पुर्जी की सार संभाल जरूरी होती है, उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए उसके अंगों का सही होना जरूरी है, और ऐसा केवल योग से ही संभव है। योग करने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमने इसका विषय वस्तु जो है, हमारी कंटेंट जिसको कहते हैं, वो हमने लिखा है। तो वो किस तरीके से है, जब सूर्यकाल की लालिमा से गगन रक्तिम हो रहा हो तो मनुष्य को योग करके अपने शरीर को स्फूर्ति युक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रातःकाल योग करने से मनुष्य के सभी मानसिक क्लेशों का नाश होता है और ध्यान में परिपक्वता आती है। यह मन की चंचलता को दूर करता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। लंबे समय तक युवा बने रहने के लिए योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग तन मन को शुद्ध करता है। प्रतिदिन योग करने वाले लोग शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वयं को तरोताजा महसूस करता है। प्रतिदिन योग करने वाले मनुष्य के जीवन में खुशी का संचार होता है। योग उसे महान बना देता है, उसके कार्य को करने, सोचने और निर्णय लेने की शैली को श्रेष्ठ कर देता है। तो आप इस तरीके से 120 से 150 वर्ड में आप इनको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इनमें आप अपने शब्दों का भी उपयोग कर सकते हो, अपनी भाषा का उपयोग कर सकते हो। और जो ये आपको 3 टॉपिक दिए हैं, इनमें से कोई एक करना है आपको, ठीक है। एनी वन आपको करना होगा इसमें, जो कि 5 मार्क्स का होगा आपका, ओके। ये हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है। तो इसका सेकंड पॉइंट है, दुर्घटना से देर भली। हालांकि आपको तो एक करना है, मैंने ये आपको तीनों सॉल्व करके दे रखे हैं, तो आप इनको देख लेना। जैसे इसमें सेकंड में दे रखा है, दुर्घटना से देर भली, ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, दुर्घटना से देर भली, हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं आने जाने के लिए सड़क का उपयोग अवश्य करता है। आज के व्यस्त जीवन में सब एक दूसरे से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, जिससे कि रोज बहुत सी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। सड़क यातायात सुरक्षा एक ऐसी विधि है जिसमें नियम बनाकर दुर्घटना को रोका जा सकता है और लोगों को चोट लगने से बचाया जा सकता है। कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली है। लोगों के तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने की वजह से ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। हर व्यक्ति को जल्दी रहती है, वे जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य मतलब डेस्टिनी तक पहुंचना चाहता है। हर रोज बहुत सी दुर्घटना घटित होती है, जिससे कि बहुत से लोग अपनी जान खो देते हैं। मरने वाले लोगों में ज़्यादातर युवा लोग होते हैं, जिससे कि देश अपनी युवा शक्ति को खोता है या खोता जा रहा है।
लोगों के वाहनों को नियंत्रण में रखने में सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। जिंदगी एक बार ही मिलती है और यह बहुमूल्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद को भी सुरक्षित करे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। सड़क पर किसी एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण दूसरा भी अपनी जिंदगी खो बैठता है। हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। दो पहिया वाहनों को चलाने वालों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनको आप अपने शब्दों में भी आप इनको लिख सकते हैं। जैसा कि आगे दिया गया है, यातायात के नियम हमारे सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और हम सबको बोझ ना समझकर बल्कि जिम्मेदारी समझना चाहिए। हर नागरिक को चाहिए कि वह अपने साथ दूसरों को भी यातायात के नियमों का पालन करना सिखाए। तो इसकी विषय वस्तु क्या होगी? स्कूलों में भी सुरक्षा के नियमों के विषय में बताया जाना चाहिए और अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं भी होती हैं। जिंदगी एक बार ही मिलती है और यह बहुमूल्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद को भी सुरक्षित करे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। सड़क पर किसी एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण दूसरा भी अपनी जिंदगी खो बैठता है। हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। दो पहिया वाहनों को चलाने वालों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। यातायात के नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और हम सबको बोझ ना समझकर बल्कि जिम्मेदारी समझना चाहिए। हर नागरिक को चाहिए कि वह अपने साथ साथ दूसरों को भी यातायात के नियमों का पालन करना सिखाए। स्कूलों में भी सुरक्षा के नियम, इन नियमों के विषय में बताया जाना चाहिए और अलग अलग स्तर पर इसकी परीक्षा ली जानी चाहिए या होती भी है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कोई से भी एक टॉपिक को आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें अब हमारा थर्ड पॉइंट दिया गया है दोस्तों। थर्ड पॉइंट में है हमारा, देखिए, जिन्हें जल्दी थी वे चल गए, रफ्ता रफ्ता घूम रही दुनिया सारी, आप हो कह कर रहे दौड़ने की तैयारी, यातायात का ना कर पालन वो किधर भी सैर किए, जिन्हें जाने की बहुत जल्दी थी वे दुनिया से चल गए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये बनता है कि दुर्घटना से देर भली। अगर आप किसी भी तरीके से बचना चाहते हो, तो आप दुर्घटना से बचना चाहते हो तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस पंक्ति के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका आशय क्या है। उपयुक्त पंक्ति से देखिए, उपयुक्त पंक्ति से पता चलता है कि जल्दी का काम सदैव ही सुखद परिणाम नहीं देता है। ठीक है, कुछ कामों में विलंब होना नुकसानदेह है, किंतु व्यक्ति को उतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि ना आम बचे ना गुठली। यद्यपि मैं विचार करता हूँ कि वो मतवाले भी थे जिन्हें जाने की शायद जल्दी ही होगी, तभी तो अपने देश की खातिर भरी जवानी में चल गए और देश को अपना ऋणी बना गए। निश्चित ही वे सरफिरे ही थे जिन्होंने देश और हमारी मिट्टी का कर्ज चुकाने की इतनी जल्दी थी कि पूरे देश और देशवासियों को अपना कर्जदार बनाकर चले गए। अनेक क्रांतिकारी देशभक्त और वीर जवानों की जल्दी तो समझ में आती है, किंतु आज की भागदौड़ में यह कहाँ तक तर्क संगत है कि जल्दी का अर्थ गति से लगाया जाए और बिना यातायात के नियमों का पालन किए सरपट दौड़े जा रहे हैं। केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की प्राणों की भी संकट में डाल देते हैं। शायद उन्हें यातायात नियंत्रक बत्तियां और वाहनों में लगे गति सूचक दिखाई नहीं देते। भारत में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा दुनिया में सबसे ऊपरी पंक्ति में दिखाई देता है। उन्हें जल्दी ही तो है जो सबको पीछे छोड़कर खुद ही चले जाने में अपना आपदा हो जाते हैं। और आंकड़ों की मानो तो, एक मिनट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। आंकड़ों की मानो तो गति और यातायात नियमों का अतिक्रमण करने में किशोर और युवा सबसे आगे हैं। वह कौन सी मंजिल है जहां इन्हें जल्दी पहुंचना है। निर्माण की जल्दी में तो समझ में आता है कि, परंतु विध्वंस की जल्दी तो समझ में
नहीं, मतलब समझ से परे है। ऊपर से आग में घी डालने का काम आधुनिक तकनीक करती है, जो वाहनों की गति को निरंतर बढ़ाती जा रही है या बढ़ाती ही जाती है और सुरक्षा स्वतः ही घटती जाती है। सरकार भी इस बाबत सजगता दिखाती है तो जुर्माना बढ़ा देती है। तो यहाँ पे जुर्माना आ जाएगा। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इससे जल्दी जाने वालों को शायद गति अवरोध हो, परंतु केवल नियमों को कठिन बनाने और जुर्माने बढ़ाने पर भर से तो काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही सड़कों की दुर्दशा पर भी ध्यान देना होगा। देश की अधिकांश सड़कें गड्ढा युक्त और टूटी फूटी है। पुलों और ओवरब्रिजों की रेलिंग टूटी हुई है, जो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जल्दी का काम शैतान का है, परंतु अब तो लगता है कि जल्दी का काम यमराज से भेंट कराता है। जिन्हें जल्दी है वे चले जाते हैं, लेकिन कहाँ चले जाते हैं? क्या उन्हें वहाँ जाना चाहिए था वे जहाँ वे चले जाते हैं? तो आप इन तीनों टॉपिक में से कोई सा एक कर सकते हैं, वो भी आपका 5 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद में हमारा पत्र होगा जो कि औपचारिक रूप से आपको लिखना है, ठीक है। कोई सा भी एक इसमें आपको करना है, ठीक है। एक पत्र करना है एनीवन, ठीक है, और जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा दोस्तों। तो 5 मार्क्स का होगा। तो इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। देखिए, अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके चिकित्सकों और सहायकों कर्मचारी को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा सराहना करते हुए एक पत्र लिखना है। यहाँ आप काल लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये मिस प्रिंट हो गया है, आप ये चेंज कर लेना। इसका दूसरा टॉपिक है बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है। तो पहले वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे ऊपर हमारा भेजने वाले का पता होगा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेंडर एड्रेस बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में अगर कोई पता नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे परीक्षा भवन लिख सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, परीक्षा भवन लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिखने की आपको ज़रूरी नहीं है वैसे कि आप दिल्ली ये वगैरह कुछ लिखिए। यहाँ पे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उस दिन की डेट आ जाएगी। सेवा में श्री मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी, ये मैंने राजस्थान के लिए एड्रेस लिखा है, तो आप यहाँ पे जो भी चिकित्सा अधिकारी जिस भी राज्य का या जो जिस भी क्षेत्र का है उसके बारे में लिख देंगे। तो यहाँ विषय मैंने लिखा है, कोरोना महामारी के चलते अपने क्षेत्र के सरकारी चिकित्सकों व उनके सहकर्मियों की उनकी अथक सेवाओं के लिए सराहना करते हुए पत्र लिखना है। मतलब कि हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो उन्होंने जो काम किया है उसकी तारीफ करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे, महोदय जी। कुछ लोग विषय से पहले महोदय जी लिख लेते हैं, तो वो भी चल जाएगा। वैसे आप विषय के नीचे अगर आप महोदय जी लिखोगे तो वो सही रहेगा। इस पत्र के माध्यम से मैं आपके सरकारी चिकित्सकों और सहकर्मियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बार करना लिखना है आपको। चिकित्सकों और उनके सहकर्मियों ने जिस प्रकार कोरोना महामारी के समय अपने परिवार और स्वयं की परवाह छोड़ दे देश के बाकी लोगों के लिए कार्य किया, वह सचमुच सराहनीय है। इस गंभीर महामारी के समय आपके कर्मचारियों और चिकित्सकों द्वारा दी गई सुविधाएं के चलते कई सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, और साथ ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इनकी सेवाओं के चलते हुए बीमारी अभी तक अपने पैर नहीं पसार पाई। चिकित्सकों और उनके सहकर्मियों द्वारा समाज को दिए गए योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। तो धन्यवाद। और यहाँ पे विनीत मतलब कि भवदीय आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप कह गए लिख सकते हैं, ठीक है। और याद रहे कि आप ये जो धन्यवाद लिखते हैं, धन्यवाद आपको तिरछा नहीं लिखना है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सेम कंडीशन में लिखोगे सीधा, और डेट भी आपको बिल्कुल सीधी लिखनी है दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड पत्र था, ये देखिए,
सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर जयपुर। मैंने दैनिक भास्कर के बारे में लिखा हुआ है, आप इससे पहले अपना भेजने वाले का पता और डेट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विषय क्या है, बढ़ती जा रही बस दुर्घटना पर चिंता प्रकट करना। महोदय जी, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपनी और हमारे समाज के लोगों के प्रति व्यक्त करने जा रहा हूँ, मतलब चिंता व्यक्त करने जा रहा हूँ, ठीक है। यह विषय बेहद गंभीर है। जी हाँ महोदय, हर वर्ष सड़कों को कभी पानी के पाइपलाइन के लिए खोदा जाता है तो कभी केवल लाइन के लिए उसके बाद सड़कों को ठीक नहीं किया जाता। ऐसे में सड़कें वन वे हो जाती है, मतलब एक रास्ते की हो जाती है, जिसके कारण रूट की सभी बसों को दिक्कत होती है और जल्दबाजी में दुर्घटना की शिकार हो जाती है। आपके पत्रों के माध्यम से मैं सड़क मंत्री को यह याद करवाना चाहता हूं कि उन्होंने वादा किया था कि सड़क पर कोई गड्ढे नहीं होंगे। फिर गड्ढे क्यों? जल्द से जल्द सड़क ठीक करवाने की अपील की जाती है या प्रार्थना की जा रही है। आशा है कि सरकार अवश्य कार्रवाई करेंगे, ठीक है, या करेगी। तो धन्यवाद आप लिखोगे भव्य प्रतिष्ठ मेहरा, जो भी नाम है आपका, स्थानीय निवासी या स्थानीय वासी। जो क्वेश्चन में नाम दिया गया हो तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या क्या लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें। देखिए ये इसमें से क और ख में से एक एक क्वेश्चन करना है। क में क्वेश्चन दे रखा है, कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखिए अथवा नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। दूसरा इसका क्वेश्चन है, रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है? कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है? तो पहले देखते हैं हम क का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष विशेष पक्ष का मार्मिक, भावात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। हिंदी गद्य की यह विधा है जिसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी को हम कहानी कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट क्या है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड चॉइस वाला क्वेश्चन है, उसमें से ये लिख सकते हो आप, अभिनय किसी अभिनेता या, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका, देखिए इसको ब्लैक कलर लेते हैं ना। अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वे किसी कथा को दर्शाते हैं, ठीक है। साधारणतः किसी पात्र के माध्यम से अभिनय का उद्देश्य होता है किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना, अर्थात दर्शकों या सामाजिकों के हृदय में भाव या अर्थ से अभिभूत करना। संवाद नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं होता रहता, ठीक है, और वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन, मतलब उद्धान किया जाता है उसके द्वारा, तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वह किसी कथा को दर्शाते हैं। साधारणतया किसी पात्र के माध्यम से अभिनय का उद्देश्य होता है किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना, अर्थात दर्शकों या सामाजिकों के हृदय में भाव या अर्थ से अभिभूत करना। संवाद नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का कोई अवसर नहीं रहता, वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्धान तथा पात्रों के लिए चरित्र का विकास करना या करता है।
अतः इसके संवाद सरल, सुबोध और स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। श्रव्य माध्यम में मनुष्य की एकाग्रता सीमित होती है। ठीक है, इसको आप सेकंड पॉइंट को भी लिख सकते हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसका, देखिए श्रव्य माध्यम से में मनुष्य की एकाग्रता सीमित होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मनुष्य की एकाग्रता अवधि 15 से 30 सेकंड मिनट की होती है। इससे अधिक अवधि के लिए मनुष्य की एकाग्रता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। सिनेमा और नाटक देखने के लिए व्यक्ति बोर होने पर भी अपनी मर्जी से वहां से उठकर नहीं जाता। इसके विपरीत रेडियो नाटक सुनने से बोर होने पर या होने वाले व्यक्ति का ध्यान आसानी से कहीं भी भटक सकता है। इसलिए रेडियो नाटक की अवधि छोटी रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें, ताकि हमारे चैनल की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहानी का अंत तत्व होता है। इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों से मानव मन का निकट परिचय कराना चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है। इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों से मानव मन का निकट परिचय कराना या कराता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसमें पूछा गया समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लेखन जो है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, ये इसके तत्व है या इसकी रचना प्रक्रिया है। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। यह शैली कहानी या कथन लेखन की शैली के ठीक विपरीत लिखी जाती है। इसमें क्लाइमैक्स सबसे अंत में आता है। उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो या मुखड़ा आरंभ में होता है। इस भाग में किसी भी घटना या जानकारी सबसे पहले लिखा जाता है। मतलब कोई भी किसी कहानी की कोई भी घटना या जानकारी जो दी होगी वो सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद बॉडी के अंतर्गत कम महत्वपूर्ण वाले सूचना दी जाती है या आती है। अंत में समापन के लिए अंतर्गत सूचना की समाप्ति आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो फीचर को देखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए फीचर कैसे लिखा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फीचर लेखन किसी कहानी या उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। ठीक है, फिर फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होना। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, ये जो हमने ऑलरेडी वो भी पढ़ा है। फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना आदि पर होता है। ठीक है, यही हम लिख सकते हैं इसमें। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा जो फीचर लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि जो पूरा का पूरा मतलब पाठक की उत्सुकता को बरकरार करे, लालच दे उसको। फीचर में प्रमुख अंतर प्रस्तुतिकरण की शैली और विषय वस्तु के मात्रा का होता है। जहाँ उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार किसी भी विषय अथवा घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, वही फीचर उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है। तो इसको आप कर लेंगे। फिर जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए। समाचार जो है, यहाँ देखिए, समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या है। तो समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर जो है प्रस्तुतिकरण के शैली और विषय वस्तु की मात्रा का होता है। जहाँ उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार किसी विषय अथवा घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं फीचर उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है। ठीक है, फिर समाचार लेखन के 6 ककार
कौन से होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम यहाँ समाचार लेखन के 6 ककार कौन से होते हैं। 4 ककार जो है क्या, कब, कौन, कहाँ, सूचनात्मक व अंतिम 2 ककार जो हैं हमारे। एक मिनट में पहले इसका कलर चेंज करता हूँ। देखिए, सूचनात्मक व अंतिम 2 ककार जो हैं क्यों, कैसे, तो विवरणात्मक होते हैं। समाचार लेखन में प्रायः 6 ककार होते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। किसी घटना या सूचना को लिखने के लिए इन ककारों को ही अधिक आधार बनाया जाता है। इंट्रो में 4 ककार क्या, क्यों, वो क्या, कौन, कब और कहाँ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो समाचार की बॉडी में और समापन के पहले जो बाकी 2 ककार कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इनमें से पहले 2 ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। जैसे शमशेर की कविता में कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप बुक का है तो आप इसके आंसर बुक से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन है हमारा, कविता वाली के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ ऊपर वाले को। देखिए, इसका आंसर है राख से लिपा हुआ चौका बहुत काली सील स्लेट या लाल खड़िया चौक मलना, किसी की गौर झिलमिल देह का हिलना, सूर्योदय से पहले अब आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख से लिपे चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से अब आकाश ऐसा लगा मानो काली सील पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया हो गया हो। फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती को प्रतिबिंबित। देखिए, कविता वाली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। कविता वाली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 अंक आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथाप्रख चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना आंसर लिख सकते हैं। 2 नंबर का आपका ये आंसर चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको 50 से 60 शब्दों में। तो निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखना है। यहाँ पे आपको काव्य सौंदर्य आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, और याद रहे काव्य सौंदर्य में आप सप्रसंग व्याख्या नहीं लिखेंगे। अगर आप सप्रसंग व्याख्या अगर लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए, काव्य सौंदर्य किसका लिखना है। भरत 100 गुनी सार करत है, अति प्रेम जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन हो तो छावरे मनहु कमल हिम मारे। ठीक है, देखिए इसका भाव सौंदर्य क्या कहता है। भरत द्वारा राम के अश्व की 100 गुनी देखभाल करने की बात कहकर माता कौशल्या अपने मन की व्यथा को वंचित कर रही है। ठीक है, तो इसमें रस कौन सा है, वात्सल्य
वियोग है और गुण माधुर्य है, तो ये आपको लिखना होगा। और इसमें जो मतलब आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको भाव सौंदर्य लिखना होगा और फिर साथ में शिल्प सौंदर्य, ठीक है। तो शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य आप लिखोगे, तो शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य में तो आप इसका जो भाव है उसको प्रकट कर दोगे, ठीक है। और उसमें साथ में आप रस कौन सा उपयोग हो रहा है, गुण कौन सा आ रहा है, ये भी आप बताओगे। शिल्प सौंदर्य में आप ये बताओगे कि आप उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, जैसे इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, ठीक है। तो शिल्प सौंदर्य में यहाँ पे आप क्या करोगे कि मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। तो सौगुनी सार में अनुप्रास अलंकार है, तो आपने इसमें अलंकार का भी प्रयोग बताना है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। इसके बाद में हम अपना सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है आशय स्पष्ट कीजिए। पिया सो कहू सदेश हे भवरा एकाग सोधनी विरहे जरी मुई तेहिक धुआ हम लाग, ठीक है। तो इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। देखिए तो उसका आशय क्या है कि रानी नागमती भवरा और काग के माध्यम से अपनी विरह व्यथा का हाल अपने प्रीतम रतन सेन तक भिजवाना चाहती है कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी विरह अग्नि में जल रही है, उसका धुआं हमको लगा है, इसी कारण हमारा रंग काला हो गया है। तो मतलब उस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है। इसके बाद अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विद्यापति के तीनों पदों का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, पहले पद में विरहिणी के हृदय के उदार को प्रकट करते हुए कवि ने उसके अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रीतम ने हर लिया है और वह गोकुल छोड़कर मधुपुर में जा बसा है। कवि ने उसके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे पद में प्रतिमा अपनी सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपनी प्रीतम का रूप निहारती रही हूँ, पर अभी तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। प्रीतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। तीसरे पद में कवि विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र खिंचा है। इस दुख के कारण नायिका की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती चली जा रही है। इसके कारण उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। विरहिणी नायिका विरह में क्षण क्षण क्षीण होती चली जा रही है। इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव का भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, मतलब अपने भाव को किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की व्यथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। देखिए इसका उत्तर पहला है, श्री राम से मिलते समय भरत का शरीर पुलकित है, उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बह निकलती है। भरत श्री राम की महानता एवं विशाल हृदय का वखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करते हैं। वह स्वयं को उनका दास बताते हैं। श्री राम के प्रति उनका सर्वस्व समर्पित है। भरत अपने प्रति राम के अन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की भावुकता को मुखरित करते हैं। राम के वनवास जाने और उनके प्रेम खोने को भरत अपना दुर्भाग्य समझकर चित्रकूट की सभा में अपनी आत्मग्लानि और हीनता के भाव को प्रकट करते हैं। वे सारे घटनाक्रम के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं तथा अन्य सभी को इससे मुक्त कर देते हैं। तो इसका सेकंड जो चॉइस वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, अगहन मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। इस मास में दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी। नागमती का पति रतन सेन पद्मिनी की खोज में सिंघल द्वीप के गया। नागमती का वियोग अगहन में और भी बढ़ गया। उसके साथ में कोई सखी भी नहीं है, अतः उसे रात अकेले जाकर बितानी पड़ती है। नागमती तिल तिल कर जल रही है, वह पति के विरह में ऐसे जल रही है मानो दीपक में बाती जलती
जा रही हो और राख बनती जा रही हो। ठीक है, तो इस ऋतु में घर घर में स्त्रियों में ने शीत के रंग बिरंगे वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन नागमंती का साज श्रृंगार तो पति के साथ ही चला गया है। ठीक है, तो इसके बाद में हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं 40 से 50 शब्दों में। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? चार हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यथा में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, इस कथा का प्रतिपादित कीजिए। संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया है, इसके औचित्य पर टिप्पणी लिखिए। तो इनके उत्तर देखते हैं। देखिए इसे 7 क्वेश्चन के आंसर हैं, इनको आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद में हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। खैराती रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का आंसर हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले का आंसर है, जनता द्वारा आंखें बंद कर देने पर जनता तो कहीं नहीं रही, चारों ओर राजा ही राजा रहा, उसी का विकास होता चला गया, राजा का जीवन स्वर्गमय बन गया, जनता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। खैराती रामू छिद्दू सामान्य जन के प्रतीक है। राजा ने हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए बहुत चालाकी से काम किया। राजा ने अपने गलत कार्यों के प्रति जनता को उदासीन रहने के लिए कहा, ताकि वे स्वेच्छाचारी होकर जो भी करे प्रजा उसे देख ना सके और उसका विरोध ना कर सके। इसलिए प्रजा पहले से भी अधिक दीनहीन और दयाहीन अवस्था में पहुंच गई। उन्होंने तो एक दूसरे तक को देखा ही नहीं दिया। उनकी आंखों पर राजा ने अपनी भक्ति की पट्टी हमेशा के लिए बांध दी। हर और राजा था, प्रजा कहीं नहीं थी। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा आंसर है, जो चॉइस सेकंड थी हमारी। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जिन्होंने औद्योगिकरण के झंझावत ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। ठीक है, प्रकृति जब लोगों को उजाड़ती है तो वे लोग कुछ अरसे के लिए बाहर चली जाते हैं और आफत टल जाने के बाद उन्हें अपने स्थानों पर लौट जाते हैं। पर विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वे फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाते। वे शरणार्थी बनकर रह जाते हैं और औद्योगिकरण ने आधुनिक भारत में ऐसे नए शरणार्थी बना दिए। इसके बाद में हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चों के लिए माता पिता अनेक कष्ट सहकर उन्हें पालते पोसते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, पर वृद्धावस्था में उन्हें उपेक्षित होना पड़ता है। समाज के इस चरित्र को आप कितना उचित मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। और दूसरा क्वेश्चन इसका, बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है और इसमें लेखक ने बिस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसका अंतिम क्वेश्चन है, लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई है। तो पहले वाले का जो आंसर आप लिखेंगे, पहले वाले के आंसर में आप अपने तरीके से इनका आंसर मतलब अपने तर्कपूर्ण विचारों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके विचार होंगे उन पर पूर्ण अंक मिलेगा, आपको कोई नंबर नहीं काटा जाएगा।
बिस्कोहर की माटी पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथा, लोक मान्यताओं का वर्णन किया। पूरी कथा के केंद्र में बिस्कोहर लेखक का गांव और एक पात्र विश्वनाथ लेखक स्वयं है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न का उत्तर है, लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है। इससे मालवा भी नहीं बच सका और वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर मतलब धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। यह गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। आज हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने लोगों को अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमारा ये जो चैप्टर है या सैम्पल पेपर था जो भी हमने इसको सॉल्व किया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके आंसरों को आप व्यक्त कर सकते हैं और इनमें आप अपने भी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो आप आशा करना है कि आप ये 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लेना और कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें। उम्मीद करें कि सभी क्वेश्चनों को टचअप तो एटलीस्ट दे ही दे। ठीक है, तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।